हेलो एवरीवन, माय सेल्फ गीतिका। जैसे कि कल हमने 11th क्लास एनसीईआरटी स्टार्ट की थी ज्योग्राफी की। आज हम उसका सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ अवर अपकमिंग प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। तो ये कितना इम्पोर्टेंट है वो देखने के लिए हम पहले एक एनालिसिस देखेंगे कि क्वेश्चन ज्योग्राफी में पूछे कहाँ कहाँ से गए। ओके, तो देखें जो वर्ल्ड मैपिंग वाला जो हमारा पार्ट है ना, उससे अप्रॉक्स 26 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है, अगर हम कॉस्मोलॉजी अर्थ एंड सोलर सिस्टम देखें तो यहाँ से 6 क्वेश्चंस आए हैं अभी तक। तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो यही वाला पार्ट है। तो इससे हमको इम्पोर्टेंस पता चलती है कि 6 क्वेश्चंस आए हुए हैं। फिर होता है जियोमॉर्फोलॉजी से 8 क्वेश्चंस हैं। क्लाइमेटोलॉजी एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ओके, फिर ओशिनोग्राफी, बायोजियोग्राफी, फिर मैपिंग इन मतलब जो मैपिंग इंडिया की है उससे 24 क्वेश्चंस आए हैं। तो वर्ल्ड मैप के साथ साथ इंडियन की जो मैपिंग है दोनों बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारे प्रीलिम्स एग्जामिनेशन का। फिर फिजियोग्राफी में इंडिया से क्वेश्चंस हैं। ड्रेनेज जो भी हमारी रिवर सिस्टम है इंडिया की उससे काफ़ी क्वेश्चंस पूछे गए हैं ना। देयर आर 6 क्वेश्चंस। फिर क्लाइमेट ऑफ इंडिया, सॉइल, और फिर बाकी क्वेश्चन है रिसोर्सेज से। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है। फिर नेचुरल वेजिटेशन, एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर से 11 क्वेश्चन हैं, है ना। इंडस्ट्री एंड ट्रांसपोर्टेशन से 2 क्वेश्चन है। मतलब देखा जाए तो ज्योग्राफी इज इम्पोर्टेंट। एंड मैं ये बताना चाह रही हूँ कि जो हम आज पढ़ने वाले हैं द टॉपिक इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर योर फिल्म्स। तो स्टार्ट करते हैं। ओके, दिस इज द सेकेंड चैप्टर ऑफ एनसीईआरटी 11th क्लास। ओके, तो सबसे पहले चैप्टर का नाम है हमारा द ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ द अर्थ। ना, अर्थ इज पार्ट ऑफ आवर यूनिवर्स। यूनिवर्स कंसिस्ट एवरीथिंग लाइक गैलेक्सी हो गया, हमारा सोलर सिस्टम हो गया, सारे प्लैनेट, स्टार्स, एवरीथिंग यूनिवर्स के अंदर आता है। तो सबसे पहले ना अर्थ के ओरिजिन के लिए कुछ थ्योरीज दी गई थी। ये हमें इतना एकदम डीप में नहीं पढ़ना है, बट हाँ हमें एक रफ आइडिया होना चाहिए कि किस थ्योरी पे क्या बात बोली गई है। ठीक है, तो जो पहली थ्योरी थी वो इमैनुअल कांट और उसको रिवाइज किया था लेपलिस ने। ठीक है, तो इनके द्वारा जो थ्योरी दी गई थी उसको बोलते थे नेबुलर हाइपोथेसिस। इनके अकॉर्डिंग क्या था कि देयर वाज अ नेबुला, मतलब इन्होंने अज्यूम पहले से कर रखा था कि यहाँ पे एक नेबुला था एंड वो एसोसिएट था एक यूथफुल सन से। ठीक है, व्हाट आई मीन टू से कि देयर इज अ नेबुला ऑलरेडी प्रेजेंट। ठीक है, क्या होता है कि ये नेबुला स्लोली रोटेट कर रहा है ना। नेबुला इज समथिंग ह्यूज क्लाउड ऑफ गैसेस एंड डस्ट। ठीक है, नेबुला से इतना समझना है कि ये क्लाउड है जो डस्ट एंड गैस से स्पेस में बना हुआ है। क्या होता है कि ये जो क्लाउड है ये स्लोली स्पिन कर रहा है ना, ये अपनी जगह पे घूम रहा है। तो एक टाइम तक के बाद क्या होता है कि ग्रेविटी का इतना ज्यादा पुल होता है कि ये जो नेबुला है ये श्रिंक हो जाता है और फ्लैटेंड हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है सेंटर में ग्रेविटी बहुत ज्यादा है। ठीक है, वो पार्ट बहुत हॉट और डेंस होने के कारण सेंटर में हमारा सन बन जाता है। एंड आसपास फिर क्या होता है कि जो भी मटेरियल बचा हुआ है उससे हमारे बाकी जो प्लैनेट्स हैं, मून है, एस्ट्रॉइड एक्सेट्रा वो फॉर्म होते हैं। तो हमें एक बार यहाँ से रीड कर लेंगे कि द हाइपोथेसिस कंसिडर्ड that the planet were formed out of a cloud of material associated with a useful sun which was slowly rotating। ठीक है, बस हमें इतना समझना है कि एक नेबुला था, है ना, वो स्लोली रोटेट कर रहा था। एक टाइम के बाद ग्रेविटी के कारण जो ये क्लाउड है ये फैलता है ना। तो जो टेंसर पार्ट है जहाँ पे बहुत ज्यादा हीट डेवलप हो गई है वो कन्वर्ट हो जाता है हमारे सन में, और उसके आसपास का जो भी रीजन है ना, वो एक साथ आके प्लेनेट, मून और बाकी चीजें बनाता है। ये हमारी पहली थ्योरी हो गई, इसे हम नेबुलर हाइपोथेसिस कहते हैं। ये दिया था किसने, मैनुअल कांट ने, जिसको रिवाइज किया था लैपलेस ने। ठीक है, हम ऐसे इसको याद रख सकते हैं। तो हम नेक्स्ट थ्योरी देखते हैं जो कि 1900 में कैम्बरलिन और मोल्टन ने दी थी।
अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी क्या होता है कि हमारा सन है, उसके पास में कोई वेंडरिंग स्टार मतलब कोई अलग स्टार अप्रोच करता है सन को, तो ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है कि सन से कुछ मैटर पुल आउट होता है ना। यहाँ पे सन अकेला था, उसके पास में कोई उससे कम डेंसिटी वाला स्टार जब आया तो ग्रेविटी के पुल के कारण सन से मैटर रिलीज हुए, है ना। सन से जो भी मैटर है वो ऐसे रिलीज हुए, उसके कारण क्या हुआ, जो मैटर है वो ठंडा हुआ और सॉलिडिफाई हो गया, उसके कारण प्लैनेटेसिमल्स बने। प्लैनेटेसिमल्स क्या है, जो सन से मैटर एक्सट्रैक्ट हुआ है वो ठंडे होकर कुछ कुछ सॉलिड बॉडी में कन्वर्ट हो गए, जिसको हम प्लैनेटेसिमल बोलते हैं। फिर ये जो प्लैनेटेसिमल्स हैं ये एक दूसरे से टकराए, कोलाइड हुए और साथ जुड़कर इन्होंने बना लिया प्लैनेट्स। ओके, तो यही चीज यहाँ पे लिखी हुई है कि कैम्बरलिन एंड मोल्टन कंसिडर दैट अ वेंडरिंग स्टार अप्रोच द सन. As a result, a cigar-shaped extension of material was separated from the solar space. As the passing star moved away, material separated from the solar surface continued to revolve around the sun and it slowly condensed into planet. ये चीज हम समझ चुके हैं। ओके, ये है हमारी सेकेंड थ्योरी। थर्ड थ्योरी जो कि जेम्स चीन एंड सर हेरोल्ड जेफरे ने दिया था, इनकी थ्योरी थी टाइडल हाइपोथेसिस, जो कि यहाँ पे इतना एक्सप्लेन नहीं की गई है तो हम भी इसे सिर्फ पता कर लेंगे, ठीक है। जो फोर्थ थ्योरी है दैट इज इन 1950 ओटो स्मिथ इन रशिया एंड कार्ल इन जर्मनी समवॉट रिवाइज द नेबुलर हाइपोथेसिस। नेबुलर हाइपोथेसिस किसने दी थी, कांत एंड लैपलेस ने। उसको रिवाइज किया ओटो स्मिथ एंड कार्ल ने, जिसको हम कहते हैं कि रिवाइज नेबुलर हाइपोथेसिस, ठीक है। जो नेबुलर हाइपोथेसिस पहले दी गई थी उनका एक तरीके से रिवाइज्ड वर्जन कह सकते हैं। इनके अकॉर्डिंग क्या है, दे कंसिडर दैट द सन वाज सराउंडेड बाय सोलर नेबुला containing mostly hydrogen and helium along with what may be termed as dust. इनके अकॉर्डिंग एक सन है जिसके आसपास हाइड्रोजन है ना, हीलियम और बहुत सारा डस्ट है। तो फ्रिक्शन के कारण क्या होता है ना कि ये चीजों में कोलिजन होता है ना। जब फ्रिक्शन के कारण कोलिजन होगा तो क्या होगा, ये सारे आपस में टकराएंगे और ये एक डिस्क शेप क्लाउड फॉर्म कर देते हैं। एक सन है, उसके आसपास में डस्ट है ना, हाइड्रोजन है, हीलियम है। जब फ्रिक्शन के कारण इनके बीच में कोलिजन होगा तो एक क्लाउड का फॉर्मेशन हो जाएगा। एंड देखते देखते फिर क्या होगा, यहाँ पे आपस में जब एक्सक्रीशन हुआ, एक्सक्रीशन यानी क्या होता है, प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन जो यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये आपस में टकराना और जुड़कर एक प्लैनेट्स को जन्म देना, ये है एक्सक्रीशन। ओके, फ्रिक्शन के साथ ये चीजें टकराई, आपस में आई और प्लैनेट्स का फॉर्मेशन किया। यही है रिवाइज्ड नेबुलर हाइपोथेसिस जो इनके द्वारा दी थी। तो ये ऐसे चार थ्योरीज हैं जो कि अर्ली थ्योरीज हैं, ठीक है। अब इनमें कुछ कमी होगी, राइट। ये सब में कहीं ना कुछ कमी है। जैसे इन्होंने पहले ही समझ लिया था लैपलेस और कांट ने कि यहाँ पे ऑलरेडी एक नेबुला जो है पहले से ही है स्पेस में, तो वो नेबुला कहाँ से आया, है ना। ऑल दिस थिंग, ये चीजें कमी थी इन थ्योरीज की। तो फिर आती है एक मॉडर्न थ्योरी जो कि सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट मानी गई है। तो ये थ्योरी किसने दी थी, यहाँ पे ये एडविन हबल जो लिखा है, इससे हमें कंफ्यूज नहीं होना है कि ये थ्योरी इन्होंने दी थी। इन्होंने इसका एविडेंस प्रोवाइड किया था, है ना। ये थ्योरी दी थी जेम्स लेमेटर ने। ओके, ये थ्योरी जेम्स लेमेटर ने दी थी। इसका जो एविडेंस है वो दिया था एडविन हबल ने। अकॉर्डिंग टू ये जो है थ्योरी, द मोस्ट पॉपुलर आर्ग्यूमेंट रिगार्डिंग द ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स इज द बिग बैंग थ्योरी। हम बात कर रहे हैं बिग बैंग थ्योरी की, है ना, जिसको क्या बोलते हैं, एक्सपांडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस। ये इंपॉर्टेंट, बिग बैंग थ्योरी से हमेशा एक्सपेंशन ये वर्ड हमेशा एसोसिएट करेंगे। ओके, जिसका जो एविडेंस है वो एडविन हबल ने दिया था हमें कि यूनिवर्स सच में एक्सपांड कर रहा है। इसका जो हमें एविडेंस है वो हबल ने दिया था। अब हम समझते हैं कि एक्चुअली बिग बैंग थ्योरी है क्या। ओके,
ये स्टेजेस दी गई है। बिग बैंग होने का जो टाइम पीरियड है दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वो है 13.7 बिलियन ईयर्स फ्रॉम प्रेजेंट टाइम, है ना। बिग बैंग हुआ कब था? 13.7 बिलियन ईयर्स बिफोर प्रेजेंट। अब इसमें हुआ क्या क्या था हम वो देखते हैं। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या है, इन द बिगनिंग ऑल मैटर फॉर्मिंग द यूनिवर्स एग्जिस्टेड इन वन प्लेस in the form of a tiny ball, singular atom with an unimaginably small volume, infinite temperature and infinite density। ये क्या कहना चाह रहे हैं? यूनिवर्स पहले एक सिंगल एटम, एक सिंगल पॉइंट में सारा कुछ एक सिंगल पॉइंट में ही था। एक ही प्लेस में इतना ज्यादा वॉल्यूम है, मतलब स्मॉल वॉल्यूम सॉरी, इनफाइनाइट टेम्परेचर, इनफाइनाइट डेंसिटी, ये सारा कुछ एक ही प्लेस में था स्टार्टिंग में। सारा मैटर हमें सिंगुलर एटम के फॉर्म में था। फिर क्या होता है ना कि कोई भी चीज़ अब इकट्ठी होती है जिसका टेम्परेचर इतना ज़्यादा है, डेंसिटी इतना ज़्यादा है, तो वो काफ़ी टाइम तक होल्ड नहीं कर पाएगा। तो ये एक्सप्लोशन होता है इसके बीच में, है ना, कि इतनी सारी डेंसिटी जब हम नहीं होल्ड कर पाएंगे, हम भी प्रेशर एक लिमिट तक ही होल्ड कर पाते हैं, राइट। एक टाइम के बाद वो एक्सप्लोड होता है। तो वैसे ये टाइनी बॉल जो हम मान रहे हैं, मैटर जो यहाँ पे इकट्ठा था, वो एक्सप्लोड करता है, जिसके कारण एक ह्यूज एक्सपेंशन होता है ना, जिसे हम मानते हैं कि 13.7 बिलियन ईयर्स अगो की बात है। और ये एक्सपेंशन अभी तक चल रहा है ना। तो एक्सपेंशन हुआ तो मैटर सारा जगह पे फैला, है ना। जो टाइनी बॉल में जितना भी मैटर था वो स्पेस हर जगह फैला। एज इट ग्रू, जैसे जैसे कि बढ़ा, सम एनर्जी कन्वर्टेड इनटू मैटर, है ना। जो भी एनर्जी थी वो अब मैटर में कन्वर्ट हुई। देयर वाज पर्टिकुलर रैपिड एक्सपेंशन विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड। Thereafter, the expansion slowed down. Within first 3 minutes from the Big Bang event, first atom began to form। अगले 3 मिनट के अंदर जो बिग बैंग हुआ, उसके अगले 3 मिनट के अंदर ही हमारा पहला एटम फॉर्म हुआ। ओके, तो ये थोड़ा फैक्चुअल है बट वो स्टेटमेंट्स पिकअप कर सकते हैं। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है बिग बैंग थ्योरी, तो यहाँ पे हमें ध्यान देना है। फिर क्या हुआ, विद इन 3 लाख ईयर्स from Big Bang, temperature dropped to 4500 Kelvin and gave rise to atomic matter and the universe became transparent। 3 लाख साल बाद हमारा जो यूनिवर्स है वो एकदम ट्रांसपेरेंट हो गया। एंड क्या देखा जाता है ना कि अभी तक ये एक्सपेंशन हो ही रहा है। जैसे देखिए, इस डायग्राम से हम थोड़ा समझेंगे। हमने क्या देखा कि पहले हर चीज एक सिंगल जगह पर थी, है ना, सिंगुलैरिटी में। पर यहाँ पे इतनी ज़्यादा टेम्परेचर और डेंसिटी हो गई कि वो एक्सप्लोड किया। एंड जब एक्सप्लोड हुआ तो सारा जो एनर्जी है वो हर जगह फैल गया एंड धीरे धीरे ये एटम्स में कन्वर्ट हुआ। और ये हमारा ऐसे अर्थ का फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है। द एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स मीन्स इंक्रीज इन स्पेस बिटवीन गैलेक्सी। क्या है ना कि यूनिवर्स है, उसमें बहुत सारी गैलेक्सीज है। तो एक्सपेंशन का मतलब है कि जो एक गैलेक्सी से जो दूसरे गैलेक्सी का जो स्पेस है ना, वो बढ़ रहा है। ये नहीं है कि स्पेस अपने खुद में बढ़ रही है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि हमारा जो गैलेक्सी है वो अपने शेप में है, वो अपने साइज में है, उसके बीच का जो स्पेस है ना, वो बढ़ता जा रहा है। इसके भी कुछ एविडेंसेस हैं जो हमें यहाँ पर तो नहीं दिया है, बट हम वो पीवाईक्यूज के फॉर्म में जो भी कॉन्सेप्ट्स आए हुए हैं एक्स्ट्रा, हम उनको पीवाईक्यू के फॉर्म में देखेंगे। ओके, और नाउ हम आगे बढ़ते हैं। तो इसके बाद, हाउ एवर द greater evidence becoming available about the expanding universe, scientifically community at present favors argument
वही चीज कि इसके लिए ना कुछ कुछ एविडेंस है, जैसे कि हबल ने क्या एविडेंस दिया था, रेड शिफ्ट का, जो हम बाद में देखेंगे, रेड शिफ्ट एक है ना। ये सारे एविडेंस इसको प्रूव करते हैं कि यस, हमारा जो ये एक्सपेंशन अभी हो रहा है। एंड देन नाउ नेक्स्ट थिंग इज स्टार फॉर्मेशन, है ना। हम देखेंगे स्टार फॉर्मेशन। एनसीईआरटी के ना लाइंस को एक बार रीड करना बहुत इंपॉर्टेंट है ना, तो हम वो भी एक बार देखते जाएंगे। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैटर एंड एनर्जी वाज नॉट इवन इन द अर्ली यूनिवर्स। अर्ली यूनिवर्स में क्या था, जो मैटर और एनर्जी है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं थे, तो इनके बीच में क्या हुआ, डेंसिटी डिफरेंस क्रिएट हुआ, है ना। उससे क्या हुआ, हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण, अब जब डेंसिटी में डिफरेंसेस होते हैं, तो जो ज़्यादा डेंसिटी वाले हैं वो अपनी तरफ जो कम डेंसिटी वाली चीज़ें हैं उसको अपनी तरफ पुल करेगी। तो इससे क्या होता है कि मैटर साथ में आया, है ना। ये हमारा बेस बना गैलेक्सी फॉर्मेशन का। क्या हुआ देखो, सबसे पहले जो मैटर और एनर्जी है हमारे पूरे यूनिवर्स में अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। फिर क्या होता है, इनकी डेंसिटी भी अलग अलग है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ जो कम कम ग्रेविटी वाला है, वो जो ज्यादा ग्रेविटी वाले जो मैटर है वो उसको अपनी तरफ खींचेंगे। इससे हमारा फॉर्म हुआ गैलेक्सी का बेस, है ना। अब गैलेक्सी का ये बेस बना है। गैलेक्सी क्या होता है, गैलेक्सी कंटेन अ लार्ज नंबर ऑफ स्टार। गैलेक्सी बहुत सारे स्टार्स के साथ, मतलब गैलेक्सी में बहुत सारे स्टार्स हैं। गैलेक्सी स्प्रेड ओवर वेरी vast distances, there are measured इन थाउजेंड्स ऑफ लाइट ईयर। ये लाइट ईयर हमें सुनने में लगता है कि ये टाइम का कैलकुलेशन है या फिर ये टाइम से रिलेटेड, बट नहीं, लाइट ईयर्स इस, मतलब हम जब स्पेस और ये सब स्टडी करते हैं तो लाइट ईयर इज अ यूनिट ऑफ डिस्टेंस, ये भी हम देखेंगे। बस इतना याद रखिए कि लाइट ईयर इज नॉट रिलेटेड टू लाइट और टाइमिंग, मतलब ऐसा, इट इज रिलेटेड टू डिस्टेंस, ठीक है। Diameter of individual galaxy range from 80,000 to 1,50,000। देख रहे हैं कितना ज्यादा है ये diameter of galaxy। A galaxy start to form by the accumulation of hydrogen gas in the form of a very large cloud called nebula. Eventually, growing nebula develop localized clump of gases. These clumps continue to grow into even denser gaseous body, giving rise to formation of stars. The formation of stars is believed to have taken place some 5 to 6 billion years ago। तो आप देखो कि हमारा बिग बैंग कब हुआ था, 13.7 बिलियन ईयर्स एगो। उसके बाद से यहाँ इस टाइम पीरियड तक, इसके पहले तक ये सारा कुछ चीजें टेक प्लेस की गई है, जैसे अलग अलग सॉरी डेंसिटी के मैटर अपने साथ में आए, है ना, ग्रेविटेशनल पुल के कारण वो सॉलिडिफाई हुए, है ना। और ये सब ने फिर हमारे स्टार को फॉर्म किया। ये वाला जो पार्ट है, ये स्टार फॉर्मेशन का हमें बताते हैं कि हाउ एक्चुअली स्टार वाज फॉर्म्ड। ओके, सेम चीज है जो हमने थ्योरीज पढ़ी थी कि एक नेबुला था, नेबुला में बहुत सारी ऐसे गैसेस के जो, नेबुला हमने पढ़ा था कि क्लाउड होता है गैस डस्ट का। जब वो एक बहुत ज्यादा ग्रो कर जाता है ना, तो उससे लोकलाइज्ड क्लम्प ऑफ गैसेस, मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाता है। जो डेंसर पार्ट है वो सन बन गया, और उसके आसपास जो स्मॉलर बॉडीज फॉर्म हुई है, सॉलिडिफाई होके, वो हमारे फिर सन एंड बाकी प्लैनेट्स बन गए। तो हमने जो स्टार्टिंग में थ्योरीज पढ़ी थी वो सेम इसी से रिलेटेड है, इतना कुछ इसमें डिफरेंट नहीं है। यहाँ पे वही दिया है कि अ लाइट ईयर इज अ मेजर ऑफ डिस्टेंस एंड नॉट टाइम, है ना, नॉट ऑफ टाइम। Light travels at a speed of 3 lakh kilometer per second. Considering this, the distances the light will travel in 1 year is taken to be 1 light year, ठीक है।
दिस इक्वल्स टू 9.461 into 10 to the power 12 kilometer. The mean distance between the sun and the earth is this much. Okay. In terms of light year, it is 11.311 minutes. एक हम इसका रफ आइडिया ले लेंगे. ठीक है. Now comes to our second part, that is formation of planet. फॉर्मेशन ऑफ प्लैनेट के लिए ना सब 3 स्टेजेस है हमारे पास जो हमें देखनी है. फर्स्ट स्टेज में क्या होता है, द स्टार्स जो है हमारे, हमने अभी स्टार फॉर्मेशन देखा कि स्टार्स क्या हैं, दे आर लोकलाइज्ड लंप्स ऑफ गैस विद इन नेबुला, है ना. नेबुला के आसपास जो भी गैसेस इकट्ठी होती हैं वो ही है स्टार. तो ग्रेविटेशनल फोर्स विद इन द lumps leads to the formation of a core to the gas cloud and a huge rotating disk of gas and dust develop around the gas core. जैसे हमने देखा था ना, जो हमारा थ्योरी थी कि नेबुला है, ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ क्या कारण क्या होता है कि सेंटर में एक बहुत ही ज्यादा ह्यूज कोर मतलब का फॉर्मेशन हो जाता है. इन द सेंटर एक कोर फॉर्म होता है और आसपास क्या होता है कि रोटेटिंग डिस्क बन जाती है गैस और डस्ट की, है ना. ये हमारा फर्स्ट स्टेज ये था कि एक कोर का फॉर्मेशन हुआ, है ना, जो सबसे ज्यादा हॉट, जो सबसे ज्यादा जिसमें डेंसिटी होगी वो कोर बन जाता है. फिर सेकेंड स्टेज में क्या होता है, इन फर्स्ट स्टेज में हमने देखा कोर बना, अब सेकेंड स्टेज में क्या होता है, ठीक है, ये देखते हैं. द गैस क्लाउड starts getting condensed and the matter around the core develop into small rounded object. These small rounded objects with the process of cohesion develop into what is called as planetesimals. Now अब देखते हैं कि ये क्या हुआ. सबसे पहले एक नेबुला था, है ना. ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण जो नेबुला का सेंटर है वो एकदम कोर, सबसे ज्यादा डेंसिटी, सबसे ज्यादा वॉल्यूम जो भी है अपना हॉट, सबसे ज्यादा कोर हो जाता है. जैसे जो सन का कोर है ना, वैसे नेबुला का कोर फॉर्म हुआ. सेकंड स्टेज में क्या हुआ, जो कोर के आसपास जो हमारे जो भी मैटर था वो सॉलिडिफ मतलब कंडेंस हुआ और सॉलिडिफाई हो गया, जिसके कारण स्मॉल राउंडेड ऑब्जेक्ट का फॉर्मेशन हुआ. और इन्हीं स्मॉल राउंडेड ऑब्जेक्ट हैं जो उन्हें हम प्लैनेटेसिमल बोलते हैं. आई होप यू अंडरस्टैंड कि सबसे पहले हमारे पास एक नेबुला था. नेबुला के ग्रेविटेशनल पुल के कारण नेबुला के सेंटर में कोर का फॉर्मेशन हुआ. नेबुला के आसपास का जो मैटर था वो धीरे धीरे कंडेंस हुआ. कंडेंस होने के मतलब, कंडेंस का मतलब क्या होता है, एकदम सॉलिडिफाई हुआ, जिसके कारण एक स्मॉल राउंडेड ऑब्जेक्ट का फॉर्मेशन हुआ. इन्हीं स्मॉल राउंडेड ऑब्जेक्ट को हम कहते हैं प्लैनेटेसिमल. स्मॉल राउंडेड ऑब्जेक्ट जब पास में आए, है ना, जब ये स्मॉल राउंडेड ऑब्जेक्ट इकट्ठे हुए पास आकर, ये होते हैं प्लैनेटेसिमल्स. Larger bodies start forming by collision and gravitational attraction causes the material to stick together. Planetesimals are large number of smaller bodies. जो कोर के आसपास का जो मटेरियल सॉलिडिफाई होके स्मॉलर राउंडेड ऑब्जेक्ट बने, उनके बीच में कोलिजन हुआ तो वो स्टिक होकर एक लार्जर बॉडी बने जिन्हें हम प्लैनेटेसिमल बोलते हैं. अब फाइनल स्टेज पे आते हैं. These large number of small planetesimal excrete to form a fewer larger bodies in the form of planets. प्लेनेटेसिमल्स बनी थे स्मॉल स्मॉल बॉडीज के इकट्ठे आने पे. और जब ये प्लेनेटेसिमल्स साथ आएंगे, जब स्मॉल स्मॉल प्लेनेटेसिमल्स पास आएंगे, तब फॉर्म होते हैं हमारे प्लैनेट्स. सिंपल है ये चीज. ओके, तो हमारे प्लैनेट फॉर्मेशन भी हमने देख लिया. ये 3 स्टेजेस हैं. फर्स्ट स्टेज में नेबुला के सेंटर में कोर का फॉर्मेशन हुआ. उसके बाद आसपास के जो मटेरियल था वो कंडेंस होके स्मॉलर बॉडीज में कन्वर्ट हुए. ये स्मॉलर बॉडीज प्रोसेस ऑफ कोहेजन से पास आई, जिसके कारण प्लैनेटेसिमल्स बना, है ना. फिर जब स्मॉल स्मॉल प्लैनेटेसिमल्स इकट्ठे होते हैं तो वो एक प्लैनेट का फॉर्मेशन करते हैं. ये हमारा हो गया
प्लैनेट फॉर्मेशन। अब हम देखते हैं आवर सोलर सिस्टम। ये पार्ट थोड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसके पहले की चीज़ें थोड़ी थ्योरेटिकल थी, तो हमें उनका एक रफ आइडिया लेने की अच्छा एक्चुअली थिंग्स हो कैसे रही थी। ओके, अब हम आते हैं हमारे सोलर सिस्टम पे। तो जैसे कि वी ऑल नो आवर सोलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 8 प्लैनेट्स। ठीक है, पहले 9 कहा जाता था क्योंकि प्लूटो को भी एक प्लैनेट माना जाता था, बट दैट इज नो मोर द केस ना। प्लूटो को एक डॉफ प्लैनेट माना जाता है, तो इस काउंटिंग में वो नहीं आता है। तो अब देखते हैं द नेबुला फ्रॉम विच आवर सोलर सिस्टम इज सपोज टू हैव फॉर्म started to collapse and the core formation sometime 5 to 5.6 billion years ago and the planets are formed। ये हम देख चुके हैं। ठीक है, हमने जो ऊपर पढ़ा है उसी का ही समराइज करके दिया हुआ है। सॉरी, है ना। देखते हैं आवर सोलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द सन, है ना। मेन चीज तो सन ही है सोलर सिस्टम में। उसके बाद आता है 8 प्लैनेट्स, 83 मून्स। ये चीज यहाँ पे अब गलत दी हुई है कि रिवाइज्ड हो गया है, क्योंकि प्लैनेट्स में कभी भी कोई भी डिस्कवरी होती है तो सैटर्न के जो मून है वो काफी बढ़ गए हैं। तो हम इस कारण देखेंगे ये वाला चीज यहाँ पे गलत दी हुई है, ये थोड़ा रिवाइज्ड हो गया है। मिलियंस ऑफ स्मॉलर बॉडीज लाइक एस्टेरॉइड, कॉमेट्स एंड ह्यूज क्वांटिटी ऑफ डस्ट ग्रीन एंड गैसेस। तो यहाँ पे ये जो टर्म्स है ना, कुछ कुछ टर्म्स है, हम उनको देख लेते हैं कि व्हाट एस्टेरॉइड इज। जैसे देखो, जो मटेरियल से हमारा प्लैनेट बने वो सॉलिडिफाई हो गए, है ना, तो प्लैनेट का फॉर्मेशन हो गया। पर कुछ कुछ मटेरियल ऐसा होगा जो एक प्लैनेट का फॉर्म नहीं ले पाया, बट वो स्पेस में घूम तो रहा है। तो वैसा जो मटेरियल जो टुकड़ों में या फिर ऐसे प्लैनेट के टूटने से या फिर स्पेस की मटेरियल्स के कारण जो भी चीज़ें फॉर्म हुई हैं, ये स्मॉल रॉकी ऑब्जेक्ट हैं, जो कि जो एस्टेरॉइड पर्टिकुलरली है ना, ये हमारे मार्स और जुपिटर के बीच में एस्टेरॉइड बेल्ट होती है ना, उसके बीच में ही हमें मिलेंगे। एस्टेरॉइड्स आर ओनली लोकेटेड बिटवीन द मार्स एंड जुपिटर। इसके लिए स्पेसिफिकली एक एस्टेरॉइड बेल्ट है ना। अब कॉमेट क्या है, इनमें ज़्यादा डिफरेंस हमें बस ना कुछ कुछ माइनर सी जो डिटेल्स है वो याद रखनी है कि कॉमेट एक आइसी बॉडी है जो आइस और डस्ट से बनी है। जैसे एस्ट्रॉइड हमारा एक रॉकी स्मॉलर बॉडी है, वैसे कॉमेट इज आइसी बॉडी विच इज मेड अप ऑफ आइस एंड डस्ट। ओके, और ह्यू एंड देर इज ऑल्सो वन अदर वर्ड जिसको हम मीटोराइट बोलते हैं। मीटोराइट इज ऑल्सो अ सोलर ऑब्जेक्ट, स्पेस ऑब्जेक्ट। वो क्या होता है, स्मॉल पीस ऑफ एस्टेरॉइड एंड कॉमेट, और कॉमेट है ना, इन्हीं का छोटा कोई टुकड़ा मीटरवाइट कहलाता है। ये चीजें हमारे पीवाईक्यूज में है जो हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। अब नाउ आउट ऑफ द 8 प्लैनेट्स, जो हमारे 8 प्लैनेट हैं उसमें से देखा जाए तो मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स आर कॉल्ड इनर प्लैनेट। तो इनको ना डिवाइड भी हम ऐसे कर सकते हैं कि ऐसे 4 प्लैनेट इधर है, फिर बीच में एक एस्टेरॉइड बेल्ट आ जाती है, फिर 4 प्लैनेट इधर है। तो जो 4 प्लैनेट इधर हैं, मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, ये इनर प्लैनेट्स हैं। एज दे लाई बिटवीन द सन एंड द बेल्ट ऑफ एस्टेरॉइड। देखो ये बेल्ट ऑफ एस्टेरॉइड्स यहाँ पे दी हुई है। एंड द अदर प्लैनेट्स, जो बचे हुए 4 प्लैनेट्स हैं, उन्हें बोलते हैं आउटर प्लैनेट। अल्टरनेटिवली फर्स्ट 4 आर कॉल्ड टेरेस्ट्रियल, मीनिंग अर्थ लाइक, है ना, जहाँ पे टेरेस्ट्रियल अर्थ लाइक, जहाँ पे लाइफ पॉसिबल है ना। टेरेस्ट्रियल, रॉकी, टेरेस्ट्रियल से हम एसोसिएट कर सकते हैं थोड़ा रॉकी, मेड अप ऑफ रॉक एंड ऑल, है ना। दे आर मेड अप ऑफ रॉक एंड मेटल एंड हैव रिलेटिवली हाई डेंसिटीज, है ना। एंड द रिमेनिंग 4, द रेस्ट 4 आर कॉल्ड जोवियन और गैस जाइंट प्लैनेट्स। ये जोवियन क्यों कहलाते हैं, जोवियन मीन अर्थ लाइक, सॉरी सॉरी सॉरी,
जुपिटर लाइक। हाँ, तो जो पहले चार थे, मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स आर इनर प्लैनेट्स, है ना। बचे हुए जो चार हैं, दैट आर जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। ये कौन से हैं हमारे जोवियन प्लैनेट, गैसियस प्लैनेट। Now, most of them are much larger than the terrestrial planet and have thick atmosphere। ये स्टेटमेंट्स ना थोड़ा कंफ्यूजिंग, इसलिए मैं इन पे ध्यान देना है कि जो हमारे आउटर गैशियस प्लैनेट्स हैं चार, दे हैव थिक एटमॉस्फेयर, है ना, मोस्टली ऑफ हीलियम एंड हाइड्रोजन। देखिए, हम ऐसा देख सकते हैं कि जो पहले चार प्लैनेट्स हैं वो सन के बहुत पास हैं। उसके कारण क्या होता है ना कि सन की जो हीट के कारण उसकी सारी गैसेस जो है इवेपोरेट हो जाती है। उसके कारण वहाँ पे एक बहुत थिन सा एटमॉस्फेयर है, रॉकी प्लैनेट्स हैं, है ना। ऐसे हम देखें तो हमें जल्दी समझ में आएगा। तो अब जो बाकी चार हैं वो सन से बहुत दूर हैं, इसलिए वो गैशियस हैं, है ना। नहीं तो अगर वो भी पास होते तो सारे इवेपोरेशन हो चुका होता, वो भी एक रॉकी प्लैनेट में कन्वर्ट हो चुके होते। दे आर नॉट, बिकॉज वो सन से बहुत दूर है ना। All the planets were formed in the same period, sometime about 4.6 years billion years ago। सारे जो planets हैं सेम टाइम पीरियड में ही बने हैं। और जैसे मैंने बताया आपको, till recently Pluto was also considered a planet। However, in a meeting of the International Astronomical Union, a decision was taken that Pluto, like other celestial objects discovered in recent past, may be called a dwarf planet। प्लेनेट नहीं है, एक डार्क प्लेनेट है जिसने प्लेनेट होने की जो कंडीशंस होती है वो फुलफिल नहीं की। देयर आर सम कंडीशंस टू बी कॉल्ड अ प्लेनेट, है ना, कि आपका जो ऑर्बिट है प्लेनेट जिसमें रिवॉल्व करता है, मतलब कुछ नहीं होना चाहिए। वो जो अपना ऑर्बिट है वो एकदम साफ हो कि बीच में कोई ऑब्स्ट्रक्शन ना आए ना, उसका डेंसिटी उसके अकॉर्डिंग हो। तो ये सारी चीजें प्लूटो फुलफिल नहीं कर पाया था, तो इसे हमने एक डार्क प्लैनेट मान लिया है। ठीक है, अब इनका डिफरेंस देखते हैं। डिफरेंस बिटवीन टेरेस्ट्रियल एंड जोवियन प्लैनेट्स। जो टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स हैं हमारे, formed in the close vicinity of the parent star, that is sun, है ना। It was too warm for gaseous planet to condense to solid particle। Jovian planets वर फॉर्म्ड एट क्वाइट, ये मैं बता चुकी हूँ आपको कि जो पहले चार हैं वो सन की विसिनिटी में है, इसलिए उनका जो भी गैसेस कंटेंट था वो इवेपोरेट हो गया, कंडेंस हो गया, उड़ गया और वो एक सॉलिड पार्टिकल के फॉर्म में बचे हैं। जो दूर हैं देयर आर स्टिल गैसियस प्लैनेट। फिर जो द सोलर विंड वाज मोस्ट इंटेंस नियर द सन। दिस इज अ लाइक लॉजिकल थिंग कि जो सन के पास जितना होगा तो सोलर विंड का इफेक्ट भी उन प्लैनेट्स में ज़्यादा होगा। So it blew off lot of gases dust from the terrestrial planet। The solar winds were not at all that intense to cause similar removal of gases from the Jovian planet। ठीक है, तो मतलब जो सोलर विंड्स ने, सेम चीज ही है ये भी। सोलर विंड्स हमारा जोवियन प्लैनेट्स को उतना अफेक्ट नहीं कर पाए, है ना। Now the third thing, terrestrial planets are smaller and their lower gravity could not hold the escaping gases। जो हमारे टेरेस्ट्रियल प्लैनेट हैं वो बहुत स्मॉल हैं और उनकी ग्रेविटी भी कम है, तो वो जो गैस एस्केप होके चली गई है ना, जो उनकी जो गैसेस थी वो इतने स्मॉल है, उनकी ग्रेविटी भी इतनी कम है कि वो उसको होल्ड कर ही नहीं पाए और सारी गैस है जो स्केप हो गई। अब देखते हैं हम मून। हमने अर्थ अर्थ फॉर्मेशन हमने स्पेशली अर्थ फॉर्मेशन नहीं देखा है, बट वी ऑल नो ना कि अर्थ इज ऑल्सो अ प्लैनेट, है ना। तो हमने जो प्लैनेट फॉर्मेशन देखा है वैसे हमारे अर्थ का फॉर्मेशन हुआ है ना। तो नाउ वी कम टू द मून। मून इज द ओनली नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। हम देखेंगे कि बहुत सारे प्लैनेट्स हैं जिनके 60 मून्स
Now I think Saturn has the um, most number of moon, that is 146 अप्रॉक्स आई थिंक. तो इतने इतने मून भी हैं, बट हमारी जो अर्थ है उसका एक सिंगल नेचुरल मून है, दैट इज हमारा जो अर्थ है उसका सिंगल नेचुरल मून है, दैट इज मून. Like the origin of the earth, there have been attempts to explain how the moon was formed. जैसे हमने ओरिजिन ऑफ अर्थ का देखे ना, कि हमारे पास नेबुलर हाइपोथेसिस थी, फिर हमारे पास टाइडल हाइपोथेसिस थी, वैसे मून के लिए भी बहुत सारी थ्योरीज दी गई. इन 1838, Sir George Darwin suggested that initially Earth and Moon were formed from a moon formed a single um rapidly rotating body. The whole mass became a dumbbell-shaped, and eventually it broke. It was also suggested that the material forming the moon was separated from what we have present, the depression occupied by the ocean, that is Pacific Ocean. मतलब ये क्या कहना चाह रहे हैं ना कि अर्थ और मून सेम एक ही जगह से निकले हैं, ये दोनों रोटेट कर रहे थे, तो इनके बीच ग्रेविटेशनल फोर्स या जैसे भी ये दोनों अलग हुए, जैसे मून अलग हो गया, अर्थ अलग हो गया. और ये कहते हैं कि जो मून है वो जो ओशियन हमारा है पैसिफिक ओशियन, उसी का एक पार्ट सेपरेट होके निकला है. तो हाउएवर ये एक्सेप्ट नहीं किया गया है. इट इज नाउ जनरली बिलीव दैट फॉर्मेशन ऑफ मून एज अ सैटेलाइट is an outcome of giant impact of what we describe as a big splat. A body of the size of 1 to 3 times that of Mars collided with the Earth sometime shortly after the Earth was formed. It blasted a large part of Earth into space. This portion of blasted material then continued to orbit in the Earth and eventually formed into the present moon. So simple है. जो अभी एक्सेप्टेड थ्योरी है वो क्या मानती है कि अर्थ से है ना एक काफी बड़ी 1 to 3 टाइम्स मार्स के बड़ी चीज आकर अर्थ से टकराई है ना. इस इवेंट को हम कह रहे हैं बिग स्प्लैट. ओके, ये स्पेलिंग है बिग स्प्लैट. इसके कारण क्या हुआ कि एक बहुत पोर्शन अर्थ का सेपरेट हो गया है ना. इट ब्लास्टेड अ लार्ज पार्ट ऑफ अर्थ, जिसके कारण एक पार्ट अर्थ का सेपरेट हुआ और वो कुछ टाइम तक तो अर्थ के आसपास ऑर्बिट करता रहा, पर इवेंचुअली उसने अपना एक जगह बनाई एंड मून का वैसे फॉर्मेशन हुआ. अबाउट 4.44 बिलियन ईयर अगो मून वाज फॉर्म्ड, है ना. नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट. हमने क्या क्या देख लिया, हमने थ्योरीज देखी अर्थ के फॉर्मेशन की अर्ली जो थ्योरीज थी, उसके बाद हमने बिग बैंग देखी, हमने प्लैनेट का फॉर्मेशन देखा, है ना, हमने स्टार फॉर्मेशन देखा, एंड नाउ हमें सब कुछ पता है कि सब फॉर्म कैसे हुआ था, और हम देखते हैं कि लाइफ इवेंचुअली कैसे इवॉल्व हुई है ना. तो फर्स्टली वी विल रीड दिस थिंग्स कि डू यू नो दैट प्लैनेट अर्थ इनिशियली वाज अ barren rocky hot object with a thin atmosphere of hydrogen helium. ऑफ कोर्स कि जब अर्थ फॉर्म हुई तो वो क्या थी, पहले एक एकदम बैरिन रॉकी हॉट ऑब्जेक्ट था. दिस इज फार फ्रॉम द प्रेजेंट डे पिक्चर, है ना. जो पहले हम देख रहे हैं ग्रीनरी है, लाइफ है, ये सब पहले नहीं था. Hence, there must have been some events, processes, which may have caused this change from rocky, barren, and hot Earth to a beautiful planet with ample amount of water and conducive atmosphere favoring the existence of life. Okay, in the following section, you will find out how the period between 44 um, 600 million years and the present led to the evolution of life. कि life eventually evolve कैसे हुई है. The earth has a layered structure. Okay, ये हम आगे आने वाले पार्ट में पढ़ेंगे इंटीरियर ऑफ अर्थ की कैसे कैसे लेयर्ड है. From outermost end to the of the atmosphere to the center of earth, the material that exists is not uniform, है ना. किसी की डेंसिटी कम है, किसी की डेंसिटी ज्यादा, तो जो लेयर है
मतलब चीज़ें सेम नहीं है ना, है ना। द एटमॉस्फेरिक मैटर हैज़ द लीस्ट डेंसिटी फ्रॉम द सरफेस to deeper depth. The Earth interior has different zones, and each of these contain material with different characteristics. ऑब्वियसली जैसे हम देखते हैं ना कि हमारा कोर है, इनर कोर, आउटर कोर है ना, फिर हमारा मेंटल है, फिर हमारा क्रस्ट है। तो ये सारा कुछ ना डेंसिटी, जिसकी जितनी ज़्यादा डेंसिटी, जो जितना डेंस है, वो नीचे वाली लेयर्स में आ गया है। ऐसे हमारा ये लेयरिंग जो हुई है ना, इसी बेसिस पे हुई है कि जो जितना भारी चीजें थी वो आके नीचे हुई, फिर इस अकॉर्डिंग हमारी लेयर बनी। इवोल्यूशन ऑफ लिथोस्फेयर हम अब देखेंगे। लिथोस्फेयर होता क्या है ना, जो अर्थ की लेयर है, ठीक है, अर्थ की लेयर्स हम आगे वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। सबसे जो अपर लेयर है उसको हम क्रस्ट बोलते हैं, उसके बाद जो लेयर आती है उसे हम मेंटल बोलते हैं। बट मेंटल के भी दो पार्ट्स हैं। तो जो अपर पार्ट है, जो एक सेमी मोल्टन स्टेट में होता है, जिसे हम बोलते हैं एस्थेनोफेयर। तो एस्थेनोफेयर और क्रस्ट को मिलाकर हम लिथोस्फेयर बोलते हैं। तो ये अभी आप ऐसे रफली आइडिया रखिए, आने वाले चैप्टर में हम ये चीज़ देखेंगे। अभी हम इसका इवोल्यूशन देखते हैं, ठीक है। अर्थ वॉज मोस्टली इन अ वॉलेटाइल स्टेट ड्यूरिंग इट्स प्रीमोर्डियल स्टेज। क्या बोल रहा है कि अर्थ एक वॉलेटाइल स्टेज में था पहले जब वो फॉर्म हुआ। ड्यू टू ग्रेजुअल इंक्रीज इन डेंसिटी द टेम्परेचर इनसाइड हैज इंक्रीज्ड। धीरे धीरे जब अर्थ की और भी चीजें एक्यूमुलेट होना स्टार्ट की तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया। एज अ रिजल्ट द मटेरियल इनसाइड started getting separated depending on their densities. This allowed heavier material to shrink toward the center of the earth and the lighter ones to move toward the surface. है ना, ये मैंने आपको बता दी कि लेयरिंग कैसे हुई थी। डेंस पार्टिकल नीचे आ गए, हल्के ऊपर, तो इस तरीके से with passage of time it cooled further and solidified and condensed into smaller size. These later led to development of the outer surface in the form of crust. ये हमने देखा है ना कि जो सारा कुछ जब लेयरिंग हो गई तो जो सबसे ऊपर वाला पार्ट है वो, है ना, एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आके ठंडा होगा और वो कंडेंस होके क्रस्ट फॉर्मेशन ऐसे हो जाएगा। फिर ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ मून ड्यू टू जाइंट इम्पैक्ट द अर्थ वाज फर्दर हीटेड अप। इट इज थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन दैट द अर्थ फॉर्मिंग मटेरियल गॉट सेपरेटेड। ये प्रोसेस जो है ना कि हमारा लाइटर चीजें ऊपर जा रही है, हेल्थियर नीचे, ये सॉरी 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 ये इस चीज को हम बोलते हैं प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, है ना। That the earth forming material got separated into different layers. Starting from the earth to the central parts, we have layers like crust, mantle, outer core, and inner core. From the crust to the core, the density of matter increases. लाइक ये चीज़ें ना ऐसे डायरेक्ट स्टेटमेंट आ सकते हैं, तो हमें थोड़ा ध्यान देना चाहिए कि डेंसिटी इंक्रीज हो रही है। अब हमको रीजन भी पता चल गया है ना उसके पीछे का, कि डेंसिटी इंक्रीज हम क्लियरली देख सकते हैं कैसे डेंसिटी इंक्रीज हो रही है, तभी चीजें नीचे जाकर बैठे। तो दिस थिंग वी शुड कीप इन आवर माइंड। वी शैल डिस्कस इन डिटेल प्रॉपर्टी ऑफ ईच लेयर इन द नेक्स्ट चैप्टर। जैसे मैंने आपको बताया हम ये चीज देखेंगे। तो हमने इवैल्यूएशन ऑफ अर्थ देख लिया, है ना। उसके बाद हमने इवोल्यूशन ऑफ लिथोस्फीयर देख लिया। अब हम देखते हैं इवोल्यूशन ऑफ एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर समथिंग कि जो हमारा गैशियस एलिमेंट है अर्थ के, उसके बारे में हम बात करते हैं। तो इवोल्यूशन ऑफ एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर जो भी हमारा वाटर है अर्थ में, उसके बारे में। ओके, सो लेट्स सी इट। द प्रेजेंट कंपोजिशन ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर इज chiefly contributed by नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, है ना। कि आज सबसे ज्यादा हमारे पास जो गैस है वो है नाइट्रोजन, फिर हमारे पास ऑक्सीजन है। यू विल बी डीलिंग विद द कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर इन द चैप्टर 8। या हम ये देखेंगे, वो पूरा क्लाइमेटोलॉजी से रिलेटेड है, तो वहाँ पे तो डेप्थ में देखते ही हैं। तो जो प्रेजेंट एटमॉस्फेयर बना है उसके 3 स्टेजेस हैं, है ना। एटमॉस्फेयर जो भी अभी हम देखते हैं वो 3 स्टेज में हुआ। तो हम
लाइन बाय लाइन आप इसे देखते हैं। द फर्स्ट स्टेज इज मार्क्ड बाय लॉस ऑफ प्राइमोडियल एटमॉस्फेयर, है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारे पास ना जो पहले अर्थ थी वो किस चीज से बनी हुई थी? पहले हीलियम था, है ना, हाइड्रोजन था, ये चीजें थी। तो धीरे धीरे ये जब गायब हुई, है ना। हेलो एवरीवन, जैसे कि हमने हमारा सेकंड चैप्टर जो है वो भी फिनिश किया, तो अब हम साथ में ही उसके पीवाईक्यूज पे देख लेते हैं, क्योंकि सारे कॉन्सेप्ट जो हैं हमारे एनसीईआरटी में नहीं दिए हुए हैं, बट वो पीवाईक्यूज में आस्क्ड है, तो मैं पीवाईक्यूज के थ्रू ही उन्हें पढ़ाते जाऊंगी, ठीक है। तो जैसे हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर लॉन्गेस्ट डे ऑफ द ईयर नॉर्मली अकर्स इन। अभी लॉन्गेस्ट डे, शॉर्टेस्ट डे, ये कॉन्सेप्ट क्या है हम वो समझते हैं, ठीक है। तो सी दिस डायग्राम, हमारी जो अर्थ है वो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट लैटिट्यूड्स में डिवाइडेड है, ठीक है। जो हमारा 0 डिग्री होता है वो इक्वेटर है, ठीक है। जो 23.5 है वो होता है हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इन नॉर्थ हेमिस्फीयर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इन सदर्न हेमिस्फीयर। उसके बाद हम देखते हैं आर्कटिक सर्कल एंड अंटार्कटिक सर्कल। अब हम जानते हैं कि हमारा जो अर्थ है वो टिल्टेड है ना। इट्स नॉट परफेक्ट स्फेयर, इट्स अ जियोइड इन शेप। तो उसके कारण क्या होता है, टिल्टेड होता है। तो जब हमारा सन के अराउंड हमारी जो अर्थ है जब वो रिवॉल्व करती है, तो समर के टाइम पे क्या होता है ना, दिस इज सिचुएशन इन समर, ओके। समर के टाइम पे क्या होता है, सन के डायरेक्टली सामने हमारा नदर्न हेमिस्फेयर होता है ना। तो इसमें क्या होता है, देयर इज अ डे विच इज 21 जून, जिसे हम समर सॉलिस्टिस कहते हैं, ठीक है। 21 जून इन द पीरियड ऑफ समर, ना। समर के टाइम पे 21 जून को क्या होता है, हमारे जो सन है उसकी जो इंसोलेशन है वो डायरेक्ट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर होती है ना। जिससे हम क्या देख सकते हैं कि 21 ऑफ जून को सबसे लॉन्गेस्ट डे होगा। रीजन बिहाइंड दिस कि सन की रेज डायरेक्टली ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर उस दिन पड़ रही है। तो लॉन्गेस्ट डे एंड शॉर्टेस्ट नाइट 21 ऑफ जून को होगी, है ना, इन नदर्न हेमिस्फेयर। अब देखो, अगर नदर्न हेमिस्फेयर में सन है तो ऑब्वियसली जो हमारा सदर्न हेमिस्फेयर है वहां पे डार्कनेस होगी। तो वहां पे जब नॉर्थ में लॉन्गेस्ट डे है तो वहां पे लॉन्गेस्ट नाइट होगी, ओके। ऐसे अपोजिट एनालॉगी हमें देखनी होगी, है ना। सिमिलरली विंटर की बात करें तो विंटर के टाइम पे क्या है ना, जो हमारे सदर्न हेमिस्फेयर है वो हमारे अर्थ के सामने हम देख रहे हैं। तो अब इस दिन क्या होता है ना, देयर इज अ डेट 22 ऑफ दिसंबर, इस दिन होता है विंटर सॉलिस्टिस। 21 ऑफ जून को था समर सॉलिस्टिस। इन द डेज ऑफ समर व्हेन अर्थ वाज ओवरहेडेड, टॉपिक ऑफ कैंसर के जब सामने है, तब हमारा लॉन्गेस्ट डे है। अब समर में 22 ऑफ दिसंबर को क्या होता है, सदर्न हेमिस्फीयर में टॉपिक ऑफ कैंसर की टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के ऊपर सन की डायरेक्ट रेस पड़ रही है। तो उस दिन लॉन्गेस्ट डे एंड लॉन्गेस्ट नाइट होगा इन सदर्न हेमिस्फीयर। तो सिमिलरली जब यहाँ पे लॉन्गेस्ट डे है तो हमारा नॉर्थ साइड हमारा शॉर्टेस्ट डे एंड लॉन्गेस्ट नाइट होगा। तो हमें ये याद रखना है कि लॉन्गेस्ट डे कब हो रहा है हमारा, 21 ऑफ जून। सिमिलरली विंटर सॉलिस्टिस कब होता है, 22 ऑफ दिसंबर। सदर्न हेमिस्फेयर में लॉन्गेस्ट डे है एंड शॉर्टेस्ट नाइट है। अब नाउ दो चीजें देखनी है, जो कि है इक्विनॉक्स। समर के टाइम पे मतलब मार्च में 21 ऑफ मार्च को एक इक्विनॉक्स होता है एंड 23 ऑफ सितंबर को सेकेंड इक्विनॉक्स। ये क्या होता है, इक्विनॉक्स मतलब कि डायरेक्ट जो सन की रेज है वो 0 डिग्री इक्वेटर इक्वेटर के ऊपर है ना। इसके कारण क्या होता है कि हमारी जो अर्थ है, अर्थ में दिन और रात का जो लेंथ है वो सेम है, सेम ड्यूरेशन ऑफ नाइट, सेम ड्यूरेशन ऑफ डे, ओके। तो ये 2 दिन होता है, इक्विनॉक्सेस 2 दिन होते हैं, ठीक है। तो ये डेट हमें याद रखनी है, 21 जून समर सोलिस्टिस, 22 दिसंबर इज विंटर सोलिस्टिस,
21 March इज इक्विनॉक्स, है ना, इन डेज ऑफ समर वी कैन से ना, मार्च के टाइम पे। वहीं अगर हम सितंबर थोड़ा विंटर के पास जब हम जा रहे हैं तो देयर इज 23 September। ये दो इक्विनॉक्स, समर सोलिस्टिस, विंटर। आई होप यू अंडरस्टैंड कि समर के टाइम पे नदर्न हेमिस्फेयर में डायरेक्ट रेज है। एक दिन आता है 21 June, जिस दिन हमारी जो सन की रेज है वो डायरेक्ट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर है। तो उस दिन हमारा सबसे बड़ा दिन हो गया नदर्न हेमिस्फेयर में। सिमिलरली साउथ साउथ जो हेमिस्फेयर है उसमें एक दिन आता है जब सन की रेज डायरेक्ट ओवरहेड होती है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के। वो होता है 22 December, जब हमारा जो सदर्न हेमिस्फेयर है वो लॉन्गेस्ट डे एक्सपीरियंस करता है। एंड देयर आर टू इक्विनॉक्सेस। ये सारा कुछ क्यों हो रहा है? ये हमारे इस अर्थ के टिल्ट के कारण और अर्थ की जो रिवॉल्यूशन होता है ना, सन के अराउंड, उसके कारण ये चेंजेस हम देख सकते हैं। तो नाउ लेट्स कम एंड ट्राई टू फाइंड आउट कि आंसर क्या है। तो यहाँ पे आंसर भी हमें क्लियरली नहीं दिया है, देयर स्टेटमेंट। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमें नदर्न हेमिस्फीयर क्लियरली लिखा हुआ है, ठीक है। लॉन्गेस्ट डे नदर्न हेमिस्फीयर, बिना ऑप्शंस के बताओ मुझे, हमने अभी पढ़ा है नदर्न हेमिस्फीयर में लॉन्गेस्ट डे होता है समर सोलिस्टिस। समर सोलिस्टिस होता है 21 June, है ना, हमने अभी देखा। तो नाउ फाइंड आउट कि, एक तो देखो हम ऑप्शन, मेरा जो तरीका है ना, आई यूज टू एलिमिनेट, मैं पहले एलिमिनेट करती हूँ जो एकदम ही रॉन्ग है। तो देखो, जुलाई के मंथ में तो कुछ होने वाला नहीं है क्योंकि हमको पता है कि 21 June की बात हो रही है ना। तो फर्स्ट हाफ ऑफ मंथ ऑफ जुलाई ये वाला काट दो, ठीक है। सेकेंड हाफ ऑफ द मंथ ऑफ जुलाई ये भी काट दो। 21st half ऑफ द मंथ ऑफ जून, फर्स्ट हाफ मीन्स 15 जून के पहले, सेकेंड हाफ मीन्स 15 जून के बाद। तो 21 जून कहाँ आएगा? सेकेंड हाफ। तो इसका आंसर हो गया बी। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस वन। थोड़ा सा यहाँ पे एक्सप्लेनेशन हम देख लें कि 21 June को क्या होता है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एक्सपीरियंसेस समर सॉलिस्टिस। During this time, northern hemisphere is tilted towards the sun. Sun rays directly hit the Tropic of Cancer. I have told you this many times कि समर सॉलिस्टिस में सन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ओवरहेड है। विंटर सॉलिस्टिस मतलब सन ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के डायरेक्ट सामने है ना। कॉजिंग वेरी हॉट वेदर, रिजल्ट इन लॉन्गेस्ट एंड शॉर्टेस्ट नाइट ऑफ द ईयर इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। ओके, नाउ कम टू द सेकंड क्वेश्चन। ये भी सेम है। 21 जून को क्या होता है? अब कॉन्सेप्ट सेम है बट हमें ना थोड़ा स्टेटमेंट थोड़ा उन्होंने दिया है। हमको पता है कि 21 जून को हमारा समर सॉलिस्टिस होता है। सन कहाँ पर है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के सामने है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर डायरेक्टली है, ओवर हेडेड है। तो इस तरीके से एलिमिनेट करते चलते हैं। साइंस वर्टिकली ओवरहेड एट द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, दिस इज रॉन्ग। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की ओवरहेड है, ठीक है। साइंस वर्टिकली ओवरहेड एट नून ऑन द इक्वेटर, इक्वेटर की भी नहीं है, ये हम स्टेटमेंट भी डिलीट करते हैं। डज नॉट सेट बिलो द होरिजन ऑफ अंटार्कटिक, जब सदर्न हेमिस्फीयर में सन जा ही नहीं रहा है तो ये स्टेटमेंट तो एकदम ही गलत है। ये एक स्टेटमेंट बचा, दिस इज द आंसर। और अब ये हम समझते हैं कि बोल क्या रहा है कि डज नॉट सेट बिलो द होरिजन ऑफ, जब सन है ना, यहाँ पर है ना, जैसे ये सन है, ये हमारा अगर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है 23.5, यहाँ पे होता है हमारा आर्कटिक सर्कल। अगर सन यहाँ पे ओवर हेड हो रहा है ना, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के, तो इसकी रेस जो है यहाँ तक तो जाएगी ही। मेरा कहने का मतलब ये है कि आर्कटिक सर्कल तक उसका रेस जा रहा है, तो उसके नीचे तो मतलब इस होरिजन के नीचे तो सनसेट हो नहीं रहा है। आई होप यू अंडरस्टैंड कि हम एक तो एलिमिनेट करके आंसर तक पहुंच रहे हैं बट हमें उसका रीजन भी पता होना चाहिए कि इसके नीचे तो सन हुसन है ही, तो सेट होने वाली बात तो लॉन्गेस्ट डे है भाई, तब तो वो रहेगा ही यहाँ पर। तो दिस विल बी द आंसर। On 21st of June in the Arctic Circle मतलब 66.5 डिग्री नॉर्थ, वहीं अंटार्कटिक सर्कल होता है 66.5 डिग्री साउथ। The sun does not set
रिमेनिंग अबव द होरिजन फॉर 24 आवर्स, लॉन्गेस्ट डे है, 24 आवर्स नॉर्थ नदर्न हेमिस्फीयर में है, तो एक कंटिन्यूअस डे लाइट जिसे हम मिडनाइट सन कहते हैं। मीनवाइल सदर्न हेमिस्फीयर एक्सपीरियंसेस अंटार्कटिक सर्कल, ठीक है, ये हम देख चुके हैं। नाउ कम द थर्ड क्वेश्चन, variations in length of daytime and night time from season to season are due to, एक तो सीजन टू सीजन बोला है ना, और लेंथ बोला है डे एंड नाइट की। ये भी हमने जो भी पढ़ा उसके बेसिस पे हम सॉल्व कर सकते हैं। लेट्स सी दी स्टेटमेंट्स गिवन। अर्थ रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस, ओके, अर्थ रिवॉल्यूशन अराउंड सन, ओके, latitude position of the place, okay, revolution of earth on a tilted axis। अब मैंने आपको ये जो समझाया, ये जो टिल्टेड एक्सिस है अर्थ का, इसके कारण सन की रेज कभी ज़्यादा हो रही है कभी कम हो रही है ना। फिर जब अर्थ रिवॉल्यूशन भी कर रहा है तो कभी ये अर्थ सन के नदर्न हेमिस्फीयर एकदम सामने आ रहा है, कभी दूर। तो इससे हमें समझ में आ रहा है कि जो अर्थ का रिवॉल्यूशन है, यही चीज तो हमारा डे एंड नाइट डिसाइड कर रही है ना। कि देखो अगर टॉपिक ऑफ कैंसर पे आ रहा है तो लॉन्गेस्ट डे नाइट, ये क्यों, यही चीज तो हमने पढ़ी है कि दिस इज बिकॉज ऑफ द रिवॉल्यूशन एंड द टिल्ट अर्थ हैज, नो, 23.5 का जो टिल्ट है, दिस इज द रीजन बिहाइंड दिस लेंथ ऑफ डे एंड नाइट। हम यही तो पढ़ रहे हैं कि 21 जून को समर सॉलिस्टिस के साथ क्या है, लॉन्गेस्ट डे है, शॉर्टेस्ट नाइट है, लेंथ ऑफ डे एंड नाइट डिटरमाइन कर रहा है। दिस इज व्हाट, सो हमारा आंसर हो जाएगा इस डी, ओके। तो वी कैन जस्ट go through this. The variation in the length of day primarily caused by the Earth revolution. Earth tilted at an angle of approx 23.5 relative to its orbital plane around the Sun. This still causes different parts of the Earth to receive a varying amount of sunlight during different times, leading to change in length. Okay. जैसे विंटर सोलिस्टिस बार बार पढ़ रहे हैं, 21 दिसंबर, southern hemisphere to the sun causing northern hemisphere to experience shortest day. Next, equinoxes 21st March, 22nd September, when Earth axis is not tilted towards or away the sun, resulting approximately equal day and equal night। हमने यही देखा था कि इक्विनॉक्स के टाइम पे क्या है, इक्वेटर के ऊपर है, 0 डिग्री के ऊपर है सन ओवरहेड, ठीक है, 0 डिग्री के ऊपर है, तो इक्वल डे इक्वल नाइट है ना। चलो नेक्स्ट, come to the fourth question. Person stood alone in a desert on a dark night, wanted to reach his village, which was situated 5 kilometers east of the point where he was standing. He had no instrument to find the direction, but he located the pole star. The most convenient way, the most convenient way now to reach his village is to walk in the, अब यहाँ पे 5 किलोमीटर दिया है। आई होप यू अंडरस्टैंड कि ये सी सेट का तो क्वेश्चन होगा नहीं, ओके। यहाँ पे कोई ज्योग्राफी का ही कॉन्सेप्ट होगा। यहाँ पे कॉन्सेप्ट है पोल स्टार का। पोल स्टार को कहते हैं नदर्न स्टार। पोल स्टार इज द मोस्ट ब्राइटेस्ट स्टार शाइनिंग इन द नदर्न, यू नो, नदर्न स्काई। हम अगर देखें तो नदर्न साइड हमें स्टार बहुत ज़्यादा ल्यूमिनस एकदम चमकता हुआ दिखाई देता है, उसे हम पोल स्टार और नदर्न स्टार कहते हैं। तो पोल स्टार का कहने का मतलब क्या था, वो हमें डायरेक्शन बता रहा है कि उसको पोल स्टार दिख रहा है। पोल स्टार होता है नॉर्थ में, अब वो कहाँ चलना चाहिए उसको कि उसका घर आ जाए, ठीक है। उसका विलेज कहाँ है, 5 किलोमीटर ईस्ट, ईस्ट में है वो, जहाँ से पे खड़ा है उसका घर वहां से 5 किलोमीटर ईस्ट में है, फ्रॉम वेयर ही इज स्टैंडिंग, उसको ईस्ट में जाना है, ठीक है। अब पोल स्टार से ईस्ट में जाने के लिए उसे क्या करना होगा देखते हैं। डायरेक्शन फेसिंग द पोल स्टार, अगर वो पोल स्टार की तरफ जाए तो वो तो नॉर्थ में पहुंच जाएगा। डायरेक्शन अपोजिट टू द पोल स्टार, अगर पोल स्टार नॉर्थ में है तो अपोजिट साउथ में होगा। डायरेक्शन कीपिंग द पोल स्टार टू हिज लेफ्ट
डायरेक्शन कीपिंग पोल स्टार टू इट्स राइट। अब आप बताओ, अगर उसे ईस्ट में जाना है, पोल स्टार को वो किस साइड रखेगा? इतना तो आई थिंक वी ऑल नो कि ये होता है हमारा ईस्ट डायरेक्शन, है ना। यहाँ पे ईस्ट है तो ये होगा हमारा नॉर्थ, ये होगा साउथ एंड ये होगा वेस्ट। ठीक है, अगर इसे इस साइड जाना है, इफ उसका फेस इस साइड है ना, अगर हम देखें, अगर हम ईस्ट के साइड अगर फेस करके खड़े हो जाएं तो हमारा राइट हैंड होगा इधर और लेफ्ट हैंड होगा इधर। तो क्लियरली हमें समझ में आ रहा है कि अगर उसको ईस्ट के साइड जाना है तो उसको नदर्न पोल की साइड अपना लेफ्ट उस साइड होनी चाहिए। ठीक है, तो हम ऐसे, इट्स नॉट अ सी सेट क्वेश्चन एट ऑल, हमें डायरेक्शन देखनी है कि पोल स्टार कहाँ है, हमें ये पता होना चाहिए एंड ऐसे ही हम आ जाएंगे अपने आंसर पे। ओके, नाउ come to the fifth question. Electrically charged particles from space traveling at a speed of several hundred kilometers per second can severely harm living beings if they reach the surface of the earth. What prevents them from reaching? अब इसके लिए ना एक कॉन्सेप्ट है दैट इज नॉट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बट ये जैसे यहाँ पे हमारे स्टेटमेंट में भी वो कॉन्सेप्ट डायरेक्टली यूज नहीं हुआ है, बट देयर इज समथिंग वैन एलन रेडिएशन बेल्ट। हमारे इस जो ये अर्थ है ना, मैं थोड़ा सा ट्राई करती हूँ यहाँ पे, जैसे ये अर्थ है इसके आसपास ना ऐसा, ये हम मैं हाफ ही बना के बता रही हूँ आपको, सेम विल बी इन अदर साइड ऑल्सो। इसके ना ऐसे आसपास ऐसा डोनट शेप में, इतना ही दिखना है, ये वाला पार्ट हटा दीजिए। ठीक है, ये वाला जो पार्ट है ये डोनट शेप है ना, सेम इधर साइड पे होगा अदर हाफ में। इससे ना हम बोलते हैं वैन एलन रेडिएशन बेल्ट। आपको मैं बता देती हूँ, वैन एलन रेडिएशन बेल्ट। ओके, तो ये एक जो है बेल्ट है प्रेजेंट इन बोथ साइड, ठीक है, अर्थ को सराउंड करके रखती है। तो इस ये ना एक मैग्नेटिक बेल्ट है, मैग्नेटिक फील्ड है जो अर्थ आउटर स्पेस से जो भी चार्ज पार्टिकल्स अर्थ में रीच करते हैं तो उसके पहले ये जो बेल्ट है उसको रोक लेती है। इट्स अ काइंड ऑफ रेडी मैग्नेटिक मैग्नेटिक फील्ड एक तरीके से, जिसका नाम ये है। डायरेक्ट ये भी लिखा हुआ आ सकता था, बट यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करके लिखा है। अब हमें ऑप्शंस देखते हैं। ठीक है, Earth's magnetic field divert them towards its pole. Ozone layer around the Earth reflect back them to outer space. Moisture in the upper layers of the atmosphere prevent them from reaching the surface. हमने अभी पढ़ा है वैन एलन रेडिएशन बेल्ट, ये क्या था? एक प्रकार का मैग्नेटिक फील्ड था। तो आंसर विल बी फर्स्ट। जो चार्ज पार्टिकल्स हैं वो ओजोन लेयर तो हमारी स्ट्रेटोस्फेयर में है, मतलब वैसे तो उतना प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगी। मॉइस्चर भी चार्ज पार्टिकल्स के लिए क्या कर सकता है? इट्स ओनली द मैग्नेटिक फील्ड विच कैन डाइवर्ट, है ना, दोज मटेरियल। या तो आई थिंक ये यहाँ पे भी तो एक्सप्लेन नहीं किया है, बट आई थिंक हमें एक रफ आइडिया होना चाहिए। Now let's read this. Earth's magnetic field play a crucial role in protecting life on Earth from harmful electrically charged particles such as those from solar wind and cosmic rays. सोलर विंड कुछ नहीं होता है, जो अर्थ के ना डिफरेंट लेयर्स हैं, जो आउटर लेयर होती है दैट इज कोरोना। कभी कभी क्या होता है कि उसके जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत ऐसे इजेक्ट होने लगता है। जब वो कोरोना से जो प्लाज्मा और हॉट मटेरियल जो भी पार्टिकल्स है वो जब इजेक्ट होते हैं तो सोलर विंड के तौर पर ऐसे बाहर आते हैं, अर्थ तक आने का ट्राई करते हैं, जो कि हमारा मैग्नेटिक फील्ड से रोक देता है। तो यही हमारा क्वेश्चन भी था। ओके, these particles typically form a protective shield known as the magnetosphere. The charged particles are trapped in this field and funneled toward the Earth's magnetic pole, where they create phenomena auroras.
यही जो सोलर विंड है ना, जब ये जो सोलर विंड है, जब ये पोल्स में, मैग्नेटिक जो पोल्स हैं अर्थ की, जब वहां तक पहुंचते हैं तो इनके बीच में जो भी फ्रिक्शन क्रिएट होता है एंड ऑल, है ना, जो हमारा हम जब अर्थ का वो पढ़ेंगे स्ट्रक्चर एटमॉस्फेयर का, तो हम उसमें देखेंगे डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स होती है। जो हमारी आयोनोस्फीयर है ना, वहाँ पे ये सोलर विंड और जब ये हमारे चार्ज पार्टिकल्स इंटरेक्ट करते हैं, तब ऑरोरा का फॉर्मेशन होता है। वो हम डिटेल में पढ़ेंगे बाद में, ओके। इसमें मीन्स में क्वेश्चन आया है तो हमें थोड़ा बहुत इसके बारे में पता होना चाहिए। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज सिक्स्थ वन। ये वाला ना आई थिंक हम ओशनोग्राफी या फिर जब हम हाइड्रोस्फीयर वाला पार्ट पढ़ेंगे तब आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, तो ये वाला हम अभी स्किप कर रहे हैं। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेवेंथ। इसका आंसर आपको दिख गया है बट वो आंसर गलत है। विच वन ऑफ द प्लैनेट्स, मैंने ये पढ़ाते टाइम भी बोला था कि नंबर ऑफ मून कीप ऑन चेंजिंग। जैसे 2009 में ही क्वेश्चन आया था, उस टाइम पे जुपिटर के पास सबसे ज्यादा मून थे, वो भी कितने थे, 63। पर नाउ वी हैव सैटर्न जिसके पास 146 मून है अप्रॉक्स, तो ऑब्वियसली ये सबसे ज्यादा है। अब क्या बता कल डिस्कवरी हो जाए और बढ़ जाए, तो इसका आंसर है कीप्स ऑन चेंजिंग, पर अभी के हिसाब से हम सैटर्न को मानते हुए चलेंगे कि ये सैटर्न हैज 146 कंफर्म मून, जो हमें लार्जेस्ट नंबर ऑफ मून सोलर सिस्टम में देता है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ऑर्डर ऑफ देयर डिस्टेंसेस फ्रॉम सन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट्स लाई बिटवीन मार्स एंड यूरेनस। हमें ना ये जो भी प्लैनेट्स हैं इनका जो क्रोनोलॉजी है वो बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए। जैसे मुझे याद है मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, मतलब हमें ऐसे याद होना चाहिए नंबर की किसके बाद क्या है। मरक्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, ये हमारे टेरेस्ट्रियल हो गए। जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। अब क्वेश्चन में क्या पूछे, मार्स और यूरेनस के पैसे पहले मतलब बीच में कौन कौन से, तो मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। तो जो जुपिटर एंड सैटर्न है ये जो है हमारे इसके बीच में रहता है, ठीक। ये हमें देखना है मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। ये हमें याद होनी चाहिए इनकी जो भी क्रोनोलॉजी है। नाउ कम टू दिस क्वेश्चन, एवरेज डिस्टेंस बिटवीन सन एंड द अर्थ। मतलब यहाँ पे इसको थोड़ा राउंड ऑफ करके लिखा गया है, बट हमें पता है कि इट्स अप्रॉक्स 150 मिलियन समथिंग है ना, मिलियन किलोमीटर्स। तो उसमें इसमें इस 150 को ना ऐसे लिखा है, और आई थिंक आई एम करेक्ट, या ये 150 मिलियन किलोमीटर डिस्टेंस है जिसको इसने राउंड ऑफ करके इस तरीके से लिखा है। तो ये हमें रफली आइडिया रहना चाहिए कि इतना होता है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, टू ऑर्बिट अराउंड द सन द planet Mars take lesser time than time taken by Earth. Diameter of planet Mars is less than that of Earth. ये वाला स्टेटमेंट तो 100% सही है। अब यहाँ पे ना एक ट्रैप है, ये हमेशा याद रखिएगा। यहाँ पे क्या बोला है, मार्स, ओके, वेट अ मिनट, ऑर्बिट अराउंड द सन, planet Mars, Mercury, Venus, Earth, Mars, Mercury, Venus, Earth. Mars take leisure time than that of Earth. Here this take, अच्छा लेसर टाइम, मैं यहाँ पे इसे कंफ्यूज हो रही हूँ। हमें क्या याद रखना है, जैसे हमने यहाँ पर देखा ना कि ये इस तरीके से इनकी क्रोनोलॉजी है, मरकुरी, तो ये जितना पास होगा उसको उतना कम टाइम लगेगा, है ना। जैसे मरक्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स है यहाँ पे,
तो मरक्यूरी से ज़्यादा टाइम वीनस को लगेगा, वीनस से ज़्यादा अर्थ को। यहाँ पे कुछ भी कॉन्सेप्ट कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, जैसे ये अरेंज है इतना ही टाइम इसके अकॉर्डिंग लगेगा। अब क्वेश्चन में क्या बोला था कि मार्स को कम टाइम लग रहा है, नहीं यार, हमारा अर्थ जो है वो मार्स से पहले है, तो उसको कम, अर्थ को कम टाइम लगता है मार्स से, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिएगा कि यहाँ पे उस डिस्टेंस कुछ भी मायने नहीं रखते, यहाँ पे इनकी क्रोनोलॉजी मायने रखती है कि जो जितना पास है उसको ऑर्बिट करने में उतना ही टाइम लग रहा है। तो आई थिंक दिस इज क्लियर नाउ। मार्स दूर है तो उसे ज़्यादा ही टाइम लगेगा, ठीक है। यहाँ पे बाकी कोई भी कॉन्सेप्ट वैसा नहीं है कि हमें पढ़ना पड़े, जैसे इतना याद रखना है। Existence of human life on Venus is highly improbable. Venus extremely high level of carbon dioxide in its। तो यहाँ पे ना ये दोनों स्टेटमेंट सही है और ये एक्सप्लेनेशन भी सही है। हम आप देखते हैं कि क्यों। वीनस जो है, आप बोलेंगे कि सबसे बड़ा भी नहीं है, ठीक है, वीनस सबसे पास भी नहीं है, बट इट इज द हॉटेस्ट। वीनस इज द हॉटेस्ट। हॉट होने के साथ साथ यहाँ पे का जो एटमॉस्फेयर है वो बहुत ही एक्सट्रीमली हाई, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड एंड है ना, जो पॉसिबल नहीं है वहाँ पे लाइफ के होने के लिए। तो वीनस का एटमॉस्फेयर एकदम ऐसा है, एकदम थिन, हाई लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो वहाँ पे लाइफ इसलिए पॉसिबल नहीं है। तो हमारा जो रीज़न है एकदम सही है हमारे असर्शन के लिए। इसको एक बार पढ़ लेते हैं। कंडीशन ऑन वीनस आर एक्सट्रीमली हार्श, इट्स एटमॉस्फेयर एंड सरफेस आर improbable for human, है ना। Venus extremely high surface temperature, high atmospheric pressure, toxic atmosphere primarily composed of। देखो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड 96.5%, क्लाउड्स विद सल्फ्यूरिक एसिड, पॉसिबल ही नहीं है ना लाइफ का होना, ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, which is question number 12. Same phase of moon is always presented to the earth. Moon rotates about its own axis 23.5 days। देखो यहाँ पे ना एक यूपीएससी ना थोड़ा सा डेटा ये थोड़ा सा गड़बड़ कर देती है। तो एक तो यहाँ पे हमको थोड़ा स्मार्टली प्ले करना है। तो यहाँ पे जैसे देखा जाए ना, तो ये तो एकदम सही है। हम भी देखते हैं कि मून भी अपने जगह पे रोटेट कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, एट द सेम टाइम अपना अर्थ भी कर रहा है, मून भी कर रहा है। तो ना यहाँ पे एक टाइडल फिक्सिंग हो जाती है कि एक पार्ट जो मून का है ना वो अर्थ कभी देख ही नहीं पाता है। उन वो दोनों का रिवॉल्यूशन और रोटेशन इस एंगल में हो रहा है ना कि एक पार्ट मून का अर्थ को नहीं दिखता है ना, एक टाइम मतलब एक ही पार्ट हमें शो हो रहा है। तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट कि सेम फेस ऑफ द मून इज ऑलवेज प्रेजेंटेड, दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ये हमें माइंड में रहना चाहिए कि यस दिस इज समथिंग, क्योंकि एक फैक्ट है, ओके। अब यहाँ पे जो दिया गया है ना कि ये सही है, यहाँ पे इन्होंने ये डेल्टा ही गलत दिया रखा है। ये 23.5 नहीं, ये 27 अप्रॉक्स डेज है, ओके। तो यहाँ पे ये इसने रीजन गलत कर दिया, तो यहाँ पे हम सी ऑप्शन को फॉल्स कर देंगे, ओके। दिस इज करेक्ट। और मून इज टाइडली लॉक्ड, जो मैं कह रही थी ना कि एक पार्ट नहीं दिखता है, meaning same hemisphere of the moon is always facing earth. This occurs because moon's rotational period is equal to its orbital period. Now, the time it takes to complete one revolution and one rotation around its axis, तो वो दोनों सेम है। As a result, only 59% of moon is ever visible due to lunar libration, aside bobbling motion। ये थोड़ा complicated terms है which we वी डोंट नीड टू इतना पढ़ने का, हमने मेन चीज देख लिया। एंड या एक्चुअल टाइम जो मून टेक्स टू रोटेट ऑन इट्स एक्सिस इज 27.3